Hello friends, I hope you all are well. In previous lecture, we discussed your first chapter, that is Principles of Management. In that lecture, we discuss your introduction, then meaning and definition. Then we discuss features or nature, and after that we discuss significance or importance. So in today in today's lecture we discuss your main topic, that is हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आज दोस्तों हम लोग सिर्फ जो है वो 7 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और उसके बाद के वीडियो में जो है वो बाकी के साथ जो है वो प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं. तो आई होप कि आपने जो है वो ये जो प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए हुए इस चैप्टर से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिर उसके बाद हमने फीचर और नेचर डिस्कस किया और उसके बाद जो है वो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट डिस्कस किए थे. तो इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट थी आप लोगों ने जो है वो पूरी कर ली होगी, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. टुडेज हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये पढ़ने के पहले हम लोग जो है वो 14 प्रिंसिपल्स जिन्होंने दिए, जो फिलोसोफर है हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. क्या हेनरी फ्योल ने जो है वो बातें बताई है और हेनरी फ्योल कौन थे. सो हेनरी फ्योल, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, इज नाउ रिकॉग्नाइज एज अ फादर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. तो एक हेनरी फ्योल जो है वो एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनको जो है वो आज के टाइम पे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है. दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जा चुका है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. और उसके बाद मैच द पेयर्स में पूछा जाता है. उसके बाद जो है वो वन वर्ड्स के लिए, फ्रेज के लिए जो पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है. तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा फोकस करो. फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, तो अपने हेनरी फ्योल को कहा जाता है. इन ईयर 1916 फ्योल रोट अ बुक एंटाइटल्ड इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की एक किताब जो है वो हेनरी फ्योल ने 1916 में जो है वो लिखी थी. इन दिस बुक ही गेव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और उस बुक में उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं. दिस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ये तो जो है वो हम लोगों ने फीचर्स में भी देखा था दोस्तों कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दैट मीन्स ये जो है वो 14 प्रिंसिपल पूरे यूनिवर्सली जो है वो एप्लीकेबल है. कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पे जो है ये 14 प्रिंसिपल्स जो है वो लागू होते हैं. ऐसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी जो है वो ये इन्होंने पहले ही बातें बता चुके हैं हुए एंड यूज इवन टुडे. और आज भी जो है वो ये प्रिंसिपल जो है वो यूज़ होता है. अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ऑल मैनेजर मस्ट फॉलो दिस 14 प्रिंसिपल्स. दोस्तों मैंने ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, एक अच्छा मैनेजर अगर बनना है, तो आपको जो है वो 11th और 12th की जो किताबें हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की किताबें, वो अच्छे से फॉलो करनी चाहिए. और उसमें स्पेशली जो है वो ये 14 प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली जैसे एप्लीकेबल है, वैसे वो आपके लिए भी जो है वो एप्लीकेबल है. अगर आप मैनेजर हो, अगर आप एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़र हो, अगर आप एंटरप्रेनर हो, तो आपको ये 14 प्रिंसिपल फॉलो करना जो है वो मस्ट है. तो ऑल मैनेजर्स मस्ट फॉलो दिस 14 प्रिंसिपल्स. तो ये रही हेनरी फ्योल की जो है वो शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन. चलो देखते हैं दोस्तों कि 14 प्रिंसिपल्स जो है वो हेनरी फ्योल ने दिए हुए वो क्या क्या है. सो पहला जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन. फोर्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ individual interest to the general interest. 7 remuneration. 8 centralization. 9 scalar chain. Order, equity, initiative, stability of tenure of personnel, and last one is spirit de corps. So let's discuss one by one principle.
फर्स्ट वन इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। सो दोस्तों यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आप समझ लो कि आप जो है वो ऐसे मान के चलो कि आप खुद जो है वो एक क्या हो, एक मैनेजर हो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइज़र हो, एक इंटरप्रेनर हो, और आपको जो है ये बातें जो है वो किस तरह से जो है वो एप्लीकेबल होगी कोई भी बिज़नेस में, और किस तरह से आपका बिज़नेस कोई भी मैनेज करना है कुछ भी आपको, तो किस तरह से वो बेहतरीन हो सकेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है पहला प्रिंसिपल जो है यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क। So what is division of work? This principle suggests that total work should be subdivided into small parts. That means आपका जो भी वर्क है उसको जो है वो आपको क्या करना है, स्मॉल पार्ट में जो है वो डिवाइड करना है। एक ही टाइम पे जो है वो बर्डन नहीं लेना है, आपको जो है वो वर्क को जो है वो डिवाइड करना है। ईच पार्ट ऑफ द वर्क शुड बी अलोकेटेड हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट पार्ट ऑफ द वर्क। और आपका जो भी वर्क है वो उसी को देना है जो उस काम करने के लायक हो, उसके लिए जो है वो कैपेबल हो, उसमें जो है वो एक्सपर्ट हो। दैट मीन्स अगर कोई जो है वो फाइनेंस में सपोज़ आपका कोई आपके बिजनेस में कोई फाइनेंस को जो है वो हैंडल करने के लिए सबसे एक्सपर्ट है, सीए है, तो फाइनेंस की जिम्मेदारी जो है वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको देनी चाहिए। कोई मार्केटिंग वाला है, समझो उसमें एमबीए इन मार्केटिंग किया है, तो मार्केटिंग की जिम्मेदारी जो है वो आपको उसको देनी चाहिए, क्योंकि वो उस फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट है। दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इसको ही क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, तो दो बेनिफिट हमको मिलेंगे। एक तो जो है वो आपका वेस्टेज जो होगा वो कम होगा, लेस वेस्टेज होगा आपका, एंड रिड्यूसेस रिस्क, और आपकी जो रिस्क वगैरह जो है वो कम होते जाएंगे। तो ये जो है वो ये सबसे अच्छा फ़ायदा जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क का है। तो दोस्तों मैनेज करना है तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना ही पड़ेगा। So let's see second principle, authority and responsibility. What is mean by authority and authority? Authority means power to take decision. That means कि किसी को जो है वो अथॉरिटी आपको दी हुई है, आपने किसी को अथॉरिटी दी हुई है, तो उसको डिसीजन का जो है वो लेने की पूरी जो है वो जिम्मेदारी आपको जो है वो देनी चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन जॉब ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसको आपने अथॉरिटी दी है उसका काम रहेगा कि उसको जो है वो टाइम पे क्या करे, कंप्लीट भी करे। अथॉरिटी कम्स फ्रॉम ऑफिशियल एंड पर्सनल फैक्टर। अथॉरिटी कहाँ से आती है, तो आप में ऑफिशियली या फिर पर्सनल फैक्टर जो है उसका होता है अथॉरिटी देने का। एंड ऑफिशियल्स अथॉरिटी कम्स फ्रॉम मैनेजर्स पोजीशन। अगर आप मैनेजर तो आपको ऑफिशियली जो है वो जिम्मेदारी रहती है कि आपको एक अथॉरिटी दी गई है, आप मैनेजर हो, एज अ मैनेजर करके आपको सारी जो है वो चीज़ें संभालनी है। तो लेकिन आप अगर समझो अथॉरिटी दी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दी हुई, तो आप जो है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक जो है वो अपने काम में जो है वो करते रहोगे। इसलिए पर्सनल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम क्वालिटीज़ लाइक इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, मोरल वर्थ एंड पास्ट सर्विसेज। तो ये पर्सनल अथॉरिटी कहाँ से आती है, तो कम्स फ्रॉम क्वालिटीज़ लाइक इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, मोरल वर्थ एंड पास्ट सर्विसेज। जो आपकी क्वालिटीज़ है, जो आपका इंटेलिजेंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका वर्थ है, एंड आपकी जो पिछले टाइम पे जो आपने सर्विसेज वगैरह दी है, जो आपका एक्सपीरियंस है, इससे जो है वो आपकी अथॉरिटी जो है वो आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। अथॉरिटी मतलब एक जो है वो एक आपको पावर दी जाती है, एक आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको जो है वो डिसीजन लेने की पूरी अथॉरिटी है, आप पूरी तरह से डिसीजन जो है वो ले सकते हो। और ये कैसे आती है, तो आपकी क्वालिटीज़ देख के, आपका इंटेलिजेंस देख के, आपका एक्सपीरियंस देख के, आपका पास्ट सर्विस कैसी है, ये सब देख के आपको अथॉरिटी दी गई है। बट समझो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं है, तो वो कुछ जो है वो आपका मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से जो है वो बिगड़ सकता है। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट इन अ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट्स इन अ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स पीपल इनएफेक्टिव। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना, अगर अथॉरिटी के बिना अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो वो जो है वो इनएफेक्टिव जो है वो हो सकता है। बोथ मस्ट गो टुगेदर। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि दोनों भी जो है वो साथ में जो है वो पैरेलल जो है वो चीज़ें चलनी चाहिए। दैट मीन्स आपको अगर अथॉरिटी दी गई है किसी चीज़ की, तो उतने अच्छी ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। और तो इससे क्या होगी, आपके बिजनेस, आपके मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी जो है वो अच्छे से जो है वो मेंटेन होती रहेगी। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, डिसिप्लिन।
तो आपका कोई भी मैनेजमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो दोस्तों सभी जगह पे जो है वो डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। आप कोई भी स्कूल के हो, कोई भी कॉलेजेस के हो, अभी हमारे कॉलेज में भी जो है वो, तो हमारे प्रिंसिपल भी जो है वो क्या करते हैं, डिसिप्लिन को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन जब तक ना हो तब तक जो है वो कोई भी चीज़ें अच्छे से हो नहीं सकती है, या फिर कोई भी जो है वो मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखो एक कोड दिया हुआ है, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू नो नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट। अगर आप ना चाहते हुए भी जो है वो आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी हुई है तो आपको जो है वो पूरी करनी है, यही जो है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी, बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट शोन बाय एम्प्लॉयज़। आपके मैनेजमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ है टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल तक, तो उनको क्या करना है, डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन कैसे दिखाना है। तो ओबीडियंस मतलब आपके लिए आपको कोई जो है वो जिम्मेदारी दी गई है, आप कोई मैनेजर ने, टॉप लेवल के मैनेजर हो या फिर मिडिल लेवल के मैनेजर, तो आपके ऊपर जो है वो एक जिम्मेदारी दी गई है, तो वो जिम्मेदारी जो है आपको पूरी करनी है, उसको जो है उसका उस आज्ञा का जो है वो पालन करना है। देन एप्लीकेशन दैट मीन्स आपको जो है हर एक चीज़ की जो है वो आप में रिक्वेस्ट नाम की चीज़ होनी चाहिए। मतलब आपको कुछ काम करना है तो रिक्वेस्ट जो है वो करना जो है वो आना चाहिए आपको। एनर्जी, आप में जो है वो उतनी तरह काम करने में जो है वो एनर्जी हो, आप लेजीलेस ना रहो। देन बिहेवियर, आपका बिहेवियर जो है वो अच्छे से हो यहाँ पे। एंड रिस्पेक्ट शोन बाय द एम्प्लॉयज़, और आपका जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो हर एक के प्रति जो है वो मैनेजमेंट में या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखो इस चीज़ से ही जो है वो मैनेजमेंट अच्छी तरह से चलेगा, अदरवाइज मैनेजमेंट पूरा जो है वो बिगड़ जा सकता है। तो डिसिप्लिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डिसिप्लिन दो तरह के होते हैं। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन दैट मीन्स कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन मतलब वो आपके अंदर इंडिविजुअली लेवल पे हर एक का जो है वो डिसिप्लिन होता है, ठीक है। अब अभी मुझे जो है वो रोज़ का काम पे जो है वो बराबर टाइम पे जाना पसंद है, किसी और को जो है वो बराबर मेरे टाइम से जो है वो जल्दी आने का पसंद। तो ये आपका जो है वो इंडिविजुअल जो है वो डिसिप्लिन होता है। आपका टाइम जो है आपका वर्क जो है वो टाइम पे ख़त्म करना जो है ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये आपका सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन होता है। देन कमांड डिसिप्लिन दैट मीन्स कम फ्रॉम सम अथॉरिटी, जो आपके ऊपर की अथॉरिटी है, दैट मीन्स आपकी जो सुपीरियर है उन्होंने जो आपके ऊपर अथॉरिटी दी है, एक्सप्रेस टू रूल्स रेगुलेशन एंड कस्टम, मतलब आपकी कंपनी के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, कस्टम्स है, इससे भी जो है वो डिसिप्लिन जो है वो होता है। दैट मीन्स अगर कंपनी ने 7 बजे का टाइम दिया हुआ है तो 7 बजे आपको जाना है। ये क्या है, कंपनी का रूल्स है, रेगुलेशंस है, कस्टम्स है कंपनी के, कि आपको जो है वो टाइम पे जाना है, टाइम पे जो है वो काम अपना पूरा जो है वो करना है। यहाँ पे जो एक अच्छी पिक्चर भी दी हुई है कि एक बॉस जो है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को देखो किस तरह से वॉच दिखा रहा है, और मतलब टाइम के बारे में जो पूछना कि आपका टाइम जो है वो आपका वर्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं हुआ होगा। तो ये जो है वो ये क्या है, कमांड डिसिप्लिन दैट मीन्स आपके सुपीरियर ने आपकी जो भी अथॉरिटी है उन्होंने जो है वो आपको दिया हुआ मतलब रूल्स और रेगुलेशन है वो टाइम पे वो जो है वो उनकी तरह से जो है वो फॉलो करना। ऑल द पर्सनल सर्विंग इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिसिप्लिन। आप जो भी पर्सनल सर्विंग कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वो जो है वो कैसा होना चाहिए, एक डिसिप्लिन में जो है वो होना चाहिए। ये बातें सारी जो है यहाँ पे दी गई है। Next principle is unity of command. It means that a person should get order instruction from only one superior. That means दोस्तों यहाँ पे एक ही बॉस जो है वो आपके ऊपर होना चाहिए, ना कि जो है वो दो तीन बॉस जो है वो आपके ऊपर होने चाहिए। एन इंडिविजुअल कैन नॉट सर्व 2 बॉसेस एट द सेम टाइम। एक इंडिविजुअल पर्सन को जो है वो 2 बॉस जो है वो एक तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए। दिस लीड्स टू कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस मैनेजमेंट में जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा राइट अप्रोच क्या है, तो ये रेड में जो है वो एक ही बॉस है और उसके नीचे जो है ये उसके जो है वो सबऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स उसके नीचे अंडर में काम करने के लिए ये 3 एम्प्लॉयज़ है। और यहाँ पे रॉन्ग अप्रोच क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि यहाँ पे देखो रेड 2 डॉट दिए, दैट मीन्स ये दो बॉसेस है समझो, और 2 बॉसेस जो है ये तीनों को ऑर्डर दे, तो क्या हो सकता है, इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती है। तो जो भी ऑर्डर वगैरह मिले वो एक ही बॉस से जो है वो मिले, उससे क्या होगा, आपका मैनेजमेंट जो है वो एकदम स्मूथली जो है वो चलेगा। सो दैट मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन
प्लान। देखो दोस्तों, ये भी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। एक ही डायरेक्शन में जो है वो आपको जो है वो काम करना है। ये देखो, ये की बहुत ही अच्छी पिक्चर दी गई है कि एक एरो दिया हुआ है, दैट मीन्स डायरेक्शन, और उस एरो के सामने जो है ये एक इंसान का पिक्चर दिया हुआ है और पीछे जो है वो उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह शायद से हो गए। तो ये क्या है, ये कहीं पे जो है वो आपको उंगली दिखा रहा है, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में जो है वो चलना है आपको, ना कि 2-4 वेज में 2-4 डायरेक्शन में आपको चलना है। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ मस्ट द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। एक ही प्लान हो, भले वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल का हो या फिर लोअर लेवल का हो। तो मैनेजमेंट में ये 3 लेवल है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। भले वो टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को बताए, मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताए, और लोअर लेवल अच्छी तरह से काम उसी पे करके, एक ही प्लान हो, एक ही हेड हो और सेम ऑब्जेक्टिव उनका हो। यूनिटी ऑफ कमांड टॉक्स अबाउट द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑफ द पर्सनल एट ऑल लेवल्स। तो ऑल लेवल पे जो है वो ये रिपोर्टिंग का काम जो है वो चलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टॉक्स अबाउट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। एक ग्रुप में जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी चलनी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए कि आपका डायरेक्शन जो है वो एक ही वे में जो है वो जाना चाहिए, दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दोस्तों, ये इसके पहले जो आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये क्या है। तो आपको जो है वो, अगर समझो आप किसी आप कंपनी के मैनेजर हो और आपको जो है वो 2 टेंडर मिल रहे हैं। 2 टेंडर कहाँ से मिल रहे हैं? एक टेंडर मिल रहा है आपके समझो एक करीबी दोस्त से मिल रहा है, XYZ कोई भी तो आपका दोस्त है उससे मिल रहा है, और दूसरा टेंडर जो है वो मिल रहा है आपको एक थर्ड पार्टी से मिल रहा है। तो आपके जो दोस्त से मिलने वाला टेंडर है वो 3 लाख रुपए का है समझो, और बाकी जो कंपनी है, जो थर्ड पार्टी है आपकी, वो 2.5 लाख रुपए में जो आपको क्या दे रही है, टेंडर दे रही है आपकी कंपनी के लिए। तो आप क्या करोगे कि आपका दोस्त है उसको रेफ़र करोगे, कि आप जो है वो ये 2.5 लाख का जो टेंडर आपको सस्ते में मिल रहा है वो टेंडर को रेफ़र करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका दोस्त है, उसको बहुत ज़रूरत है, आपको आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बट दोस्तों आपको यहाँ पे आपको उस आपके दोस्त को जो है वो प्रेफर नहीं करना है आपके टेंडर के लिए। तो आपको प्रेफर करना है किसके लिए? आपका जो वो थर्ड पार्टी का 2.5 लाख रुपए का जो है वो जो भी टेंडर है उसके लिए आपको प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, तो कंपनी का प्रॉफिट है, तो ये आपका क्या हुआ, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट हुआ। कौन सा? तो आप जो आपके दोस्त से जो टेंडर लेने वाले थे वो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट हुआ, लेकिन आपको जो है वो आपके कंपनी के बारे में, आपके कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, आपके कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सोचना है दोस्तों। तो उससे क्या होता है, ये जनरल इंटरेस्ट की रहेगा, उससे आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे आपका जो है वो इंक्रीमेंट होगा। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में देने की बहुत ज़रूरत है। इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। If individual and organizational interests are different, then manager must try to reconcile them। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है अलग है, तो उसको जो है वो मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसको रिकनसाइल करना चाहिए। इफ़ नॉट, देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सेक्रीफाइस। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए जो है उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है वो ध्यान उसको देना नहीं है, उसको जनरल इंटरेस्ट पे जो है वो ध्यान देना है। फैक्टर्स लाइक लेजीनेस, और या भी कुछ अलग अलग फैक्टर्स दिए। समझो आप जो है वो आलसीपना करते हो, तो आपको आलसीपना ये क्या है, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। आपका एम्बिशंस, आपका सेल्फिशनेस, केयरलेसनेस एक्सेट्रा टेंड टू रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो ये क्या हो सकता है, आपका एम्बिशंस जो भी हो, मतलब आपका जो भी गोल टारगेट है वो आप खुद के लिए अगर देख रहे हो, तो वो क्या होगा, कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो कोलैप्स हो सकता है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ जा सकता है। सो दिस इज द सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब आपको जो है वो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस ना करते हुए आपको आपके जनरल इंटरेस्ट पे जो है वो फोकस करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे फोकस करना है, आपके मैनेजमेंट का जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ना कि आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है वो देखना है। तो उससे क्या हो सकता है, आपके कंपनी का मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज 7 रेम्यूनरेशन। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो तो
बिना पैसों के तो करोगे नहीं, बिना सैलरी और बिना वेजेस के तो कोई करेगा नहीं। तो दैट मीन्स रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है वेजेस और सैलरीज। तो रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्टरी। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है उन एम्प्लॉयज़ का जो भी आप रेमुनरेशन दे रहे हो, जो भी सैलरी उनको दे रहे हो, वो कैसी रहे, एक अच्छी सैलरी उनको रहे, रीजनेबल और सेटिस्फैक्टरी रहे। मतलब जो भी वो काम जितना कर रहे हैं उतना उनको जो है वो पगार मिले, उनको जो है उसका सेटिस्फेक्शन मिले। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए अच्छे से काम कर सके। इट शुड बी प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। से क्या हो सकता है कि एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ को भी और जो एम्प्लॉयर है उसको भी जो है वो मिल सकता है। डिससेटिस्फेक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। इससे क्या होगा, अगर रेमुनरेशन से आपके जो भी एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर्स है, अगर ये नहीं हो रहे, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, डिससेटिस्फाइड हो रहे, तो उससे क्या होगा, आपके कंपनी का जो टर्नओवर है वो कोलैप्स हो सकता है, या फिर कंपनी का जो टर्नओवर है वो गिर जा सकता है। तो ये बातें थी दोस्तों, ये 7 जो है वो क्या थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज जो हम लोग देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो सारे के सारे प्रिंसिपल जो है देखते हैं। तो फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या जो है वो हमने डिस्कस किया आज। सो हियर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और उसमें जो है हम लोग ने डिस्कस किया डिवीजन ऑफ वर्क, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डिसिप्लिन, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एंड देन रेमुनरेशन। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वो ये 7 के 7 प्रिंसिपल जो है वो समझ में आए होंगे। इसको जो है वो आप अच्छे से बार बार जो है ये वीडियो को सुने, बार बार जो है वो उसके ऊपर उसको रीड करें। इसका PDF भी जो है मैं आपको सेंड करूँगा। आपको PDF में टेक्स्ट बुक अगर आई होगी तो वो भी जो है आप रीड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।